Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। आज हम लोग पढ़ने वाले आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ये ध्यान रखना, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फुल सिलेबस, ठीक है। अब चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 में हमारे पास कौन सा चैप्टर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये यूनिट 1 का है। ऐसे ही हमारे पास यूनिट 1 में एक दो और चैप्टर्स है, फिर हम लोग पूरा यूनिट कंप्लीट करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग जाएंगे यूनिट के 4 तक। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आप लोगों को सभी प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरे सभी चैप्टर्स की डिटेल्स मिलेगी, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक की आप लोग को वीडियो मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा एकदम लास्ट सिलेबस तक। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो पहला टॉपिक है, ध्यान रखना, हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैटर के ऊपर। कौन से डुअल नेचर के ऊपर? मैटर के डुअल नेचर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बात सिर्फ ध्यान से सुनते जाना, पहले समझते जाना, क्योंकि हम लोग को पहले फील आना जरूरी है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। डुअल नेचर ऑफ मैटर, वो भी हेडिंग डाल देना, तो वो भी गलत नहीं है। अच्छा, मैटर के डुअल नेचर के ऊपर बात करें, इसका मतलब मैटर जो हमारे पास जो बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा या तो पार्टिकल की तरह या फिर बिहेव करेगा वेव की तरह। अच्छा, पार्टिकल की तरह वो हम लोग को पता है, वो पार्टिकल है ही, तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा एज अ लाइट के, तो वो हम लोग को सब पता चलता है, क्योंकि आइंस्टीन की भी थ्योरी थी जिन्होंने बताया था लाइट हमारे क्या कहते हैं एज अ पार्टिकल और वेव नेचर की तरह शो करेगा, वो ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, कोई भी एक पार्टिकल है वो वेव के फॉर्म में कैसे शो करेगा? वो थ्योरी जो डिस्कवर हुई है, वो डिस्कवर हुई है हमारे पास, जो पहली बार बताया गया है कि मैटर पार्टिकल और वेव नेचर के थ्रू शो हो रहा है। ये थ्योरी हमको दी है पहली बार किसने? डी ब्रॉगली ने, ठीक है। और इसमें जो वेव नेचर है ये डिस्कवर किया है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट? डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन एक अलग साइंटिस्ट है, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ऐसे बोलना सही होगा। समझ आया कि हम लोग को स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं। पहले हमारे पास डुअल नेचर जो हमारे पास था वो हमको आइंस्टीन ने भी दिया था, दैट सजेस्ट लाइट एज अ डुअल कैरेक्टर बिहेव एज बोथ पार्टिकल एंड वेव। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया था कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जो कि वेव के फॉर्म में आती है, जिनको हम लोग क्वांटा फोटॉन्स बोलते थे शायद। देखो, मैं इतना थोड़ा सा मान के चलूंगा कि आप लोग को 10% एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो थोड़ी बहुत क्लियरिटी है। लेकिन इसी के ऊपर जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है या फिर डी ब्रॉगली प्रिंसिपल है, वो क्या है हमारे पास? उन्होंने बताया इट एक्सप्लेन्स द डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर कैन एक्ट एज अ पार्टिकल और वेव, लेकिन जो वेव नेचर है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, या फिर डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। अब एक बार वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं वो है क्या, और यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या किया, एक हीटेड फिलामेंट, टंगस्टन का एक फिलामेंट लिया। मतलब कोई भी, जैसे नहीं हमारे पास जो बल्ब होता है उसके अंदर जो हमारे पास फिलामेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन का इन्होंने एक फिलामेंट लिया, उसको उन्होंने क्या किया? हीट किया। तो वो हीट करने से, जब वो, भाई हीट करने से क्या होगा? हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि वायर है, वायर्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वायर को जब हीट करेंगे तो वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। एक्सेलरेट इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वो स्पीड से, वो जब इस निकल क्रिस्टल वाली प्लेट से टकराया, उन्होंने क्या किया था? एक निकल की क्रिस्टल को प्लेट लगा रखी थी, उन्होंने क्या किया? इसकी प्लेट लगा रखी थी। तो वो जब इससे टकराया तो उसने स्प्लिट देखा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा एक फॉर्म में नहीं गया, वो स्प्लिट हो गया, यानी डिफ्रैक्ट हो गया, यानी डिफ्रैक्शन शो होने लगा। और उन्होंने सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी थी, जिसपे वो क्या हुआ? एक रिंग जैसा सर्कल शो हुआ। एक क्या हुआ? एक रिंग जैसा सर्कल शो हुआ, जो कि डिफ्रैक्शन जैसा शो कर रहा था, डिफ्रैक्शन रिंग। तो उन्होंने कहा कि ऐसे, सुनना मेरी बात ध्यान सुना, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ये जो डिफ्रैक्शन शो हो रहा है, ये तो क्या कहते हैं, एक्सरेज में भी होता था। एक्सरे, जो कि एक्सरे होता है ना हम लोग का, तो वो एक्सरे में भी शो होता है। भाई एक पूरी फिल्म आती है, पूरी लाइट आती है, तो उन्होंने कहा एक्सरे में तो क्या कहते हैं, वेव नेचर शो होता है, वो वेव नेचर की वजह से शो होता है। इसका मतलब ये भी अगर एक्सरे जैसा शो कर रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल के पास भी क्या है? वेव नेचर है। तो यहां से प्रूव हुआ कि वेव नेचर क्या होता है। चलो अब एक और जो मैंने पॉइंट्स बोले एक बार सिर्फ देखते हैं। क्या करना? द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है?
इसके बाद हमारे पास है, तो उन्होंने क्या किया, ऑब्टेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का बीम है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, स्पीड से क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। कुछ ना कुछ मास, क्या इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स्ड होता है, ठीक है। फ्रॉम अ हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, ये हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है, एंड देन एक्सेलरेटेड देयर स्पीड बाय पासिंग थ्रू अ बीम, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको क्या किया गया, पास किया गया। जो वहां पे है उसी, देखो ये यहाँ पे हेडिंग के फॉर्म में है, उसी हेडिंग को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमें बीएससी में 15 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ये 7.5 मार्क्स के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हमें लिखना आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। When these electron were made to strike निकल क्रिस्टल से, वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक यानी कंसेंट्रिक एक डार्क सर्कल या डार्क रिंग क्या होती है, शो होती है। ब्राइट रिंग वर ऑब्टेन बन जाती है ऑन द स्क्रीन पे, कौन सी फोटोग्राफी स्क्रीन थी ना, वो वाली हमारी। तो दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल वर सिमिलर टू द ऑब्जर्व्ड इन द एक्स-रेज बाय एक्स, ठीक है। Since these X-rays have wave character, therefore electron must have wave character। और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल है यानी वो मैटर से आया हो, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, मैटर क्या शो कर रहा है, एक पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और एक वेव नेचर भी शो कर रहा है। Thus the experiment gives direct evidence for the wave nature of electron। अब अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं है ना यहाँ तक। देखो क्लियरिटी आई कि नहीं आई, तो बस क्लियरिटी पहले आना बहुत जरूरी है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर कैसे हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है वो, अब ये मैथमेटिकल फॉर्म यानी एक तरह से अब ये आएगा डेरिवेशन के फॉर्म में। देखो डेरिवेशन के फॉर्म में भी हम लोग करेंगे और हम लोग स्मार्ट ट्रिक करेंगे, क्योंकि हमें भाई कंप्यूटर से तेज होना है, तो हमें कैलकुलेशन को ईजी करना है। तो कैसे करेंगे और देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वेव को किससे किया, लैम्डा से लिखा। पार्टिकल क्या था, उसके पास मास है, वेलोसिटी है, तो अब एमवी क्या, ये मोमेंटम ही तो है, p इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम में हो गया। अब द वेवलेंथ, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोमेंटम, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मोमेंटम के। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं तो 1/p, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1/mv। सॉरी। अब अगर मैं डायरेक्टली ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूं, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आएगा h। तो वो हमारे पास h क्या हो जाएगा, इस h को बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। सिर्फ देखो सब अब साइंटिस्ट हैं, सारे साइंटिस्ट के नेम के थ्रू क्या कहते हैं, एक एक कांस्टेंट आया, एक एक वेरिएबल आया, एक एक सारे अल्फाबेट्स अरेंज किए गए, तो डेरिवेशन बनाएंगे। तो बस ये वही चीज है, आपको जो आपके एग्जाम में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो, बाकी आपको बहुत डीप में उतना ज्यादा जाने जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना एग्जाम पास करना है, मार्क्स अच्छे से लाने, या अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक समझना, उसकी क्लियरिटी समझनी, डेप्थ समझनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। बाकी क्या है, क्या उतना आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, वेवलेंथ, ये क्या है मास, ये क्या है वेलोसिटी, ठीक है। और देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट लिया, h/mv हो गया। h हमारे पास था प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। और ये किसमें होती है, जूल सेकंड में होती है। आगे ध्यान देते हैं। अब अगर इन्होंने कहा कि हमारे पास मास और वेलोसिटी है, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी के भी टर्म में देख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुना हमें डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो डेरिवेशन से इन्होंने आखिरी में एक इक्वेशन डिराइव करी, p इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। अब ये कहां से आई, अब यहां से इसी इक्वेशन को थोड़ा सा डिराइव करते हुए आई। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर मास और नीचे मास से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बार तो ऊपर मास से मल्टीप्लाई करें तो m² v² अपॉन m हो जाएगा। अब m² v², mv तो हमारा मोमेंटम होता है, तो हम क्या p² इज इक्वल टू m² v² लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह हम p² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझे। और देखते हैं कैसे, देखो इस तरह, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ही तो चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ही तो चल रहा है। अब हम यहाँ से p को अलग कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इनटू में हमने 2m इधर कर दिया इज इक्वल टू p² कर दिया। अब हमने स्क्वायर हटाया तो p इज इक्वल टू ये पूरा अंडर रूट में चला गया, मुझे कैसे। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो इस तरह, ठीक है। अब एक बार बताओ, हम लोग ने इक्वेशन पढ़ रखी ना लैम्डा की, तो देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/π। अब भी हम लोग ने देखा था यार,
तो हम P की वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H/√2m Ke, बस एकदम सिंपल था। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे एक लैम्डा की एक और इक्वेशन मिली। तो ये सब जो इक्वेशंस हैं आप लोग को अगर डेरिवेशन पूछता है तो आप लोग ऐसे करोगे, अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो इस फॉर्मूले से फटाफट, मतलब इस फॉर्मूला एक ये हमारे पास फॉर्मूला या फिर H/mv वाला फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये सब भी कर सकते हैं। तो समझ आ रहा है ना, चलो आगे ध्यान देते हैं। अब अगर वो चार्ज पार्टिकल, ये सब क्या चार्ज पार्टिकल थे, वो चार्ज पार्टिकल थे नॉर्मल जो टंगस्टन से निकल गए, लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड पोजीशन पे है, यानी अपनी स्पीड को वो आगे बढ़ा चुके हैं, यानी वेलोसिटी की स्पीड से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सेलरेट हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क इक्वेशन यूज करते हैं। कैसी इक्वेशन यूज करते हैं, वर्क प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा याद करने वाला हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तब क्या होगा, तो वर्क एनर्जी के थ्रू हम लोग लेंगे। वर्क एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी हम लोग लेंगे तो वो हमारा वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी हम लोग ने वेलोसिटी उसकी स्पीड बढ़ाई, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज कब आएगा, जब हम लोग वर्क डन करेंगे। तो वर्क डन कहाँ कर रहे हैं, वो उस वायर पे, यानी अप्लाइड वोल्टेज हम लोग स्पीड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी उसके फिलामेंट को हीट और ज्यादा कर रहे हैं, तो एक्सेलरेट और ज्यादा होगा। अगर स्पीड हम लोग ने वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, वो इस तरह है। अब समझ आए, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास वर्क डन वेलोसिटी में, और जो क्यू हमारा जो चार्ज पार्टिकल, अब चार्ज पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ। अब समझ आए। अब अगर इसी काइनेटिक एनर्जी की मैं वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, तो मैंने क्या किया, अब मास किसका था, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज किसका था, इलेक्ट्रॉन का। तो अब इस तरह लैम्डा हमारी पूरी वैल्यू होगी। अब एक बात बताओ, हम लोग को तो कंप्यूटर से तेज निकलना है ना, कंप्यूटर तेज निकलना है, इसका मतलब कैलकुलेशन भी फास्ट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन फास्ट करने का मतलब कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक निकालनी पड़ेगी। अब शॉर्ट ट्रिक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और रख देते हैं जल्दी से। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.5 into 10⁻31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻19 और प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10⁻34। सबकी वैल्यूज फटाफट रख दिया। अब सबकी वैल्यूज जब रखा तो हमको मिला 150। वो मीम नहीं बना 150 रुपया देगा, तो वैसे ही यहाँ पे 150 रुपए में वेलोसिटी निकल जाती है। थोड़ा सा ट्रिक फ्रॉम में ध्यान रखना, 150 रुपए में वेलोसिटी निकल जाती है। अब अगर मैं इस अंडर रूट पूरे को लेता हूँ तो 150 अपॉन वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी पे अंडर रूट लेता हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी पे अंडर रूट ले रहा हूँ, तो ऊपर की वैल्यू जाहिर सी बात है उसका वो फॉर्म में हट जाएगी, तो 12.27 क्या होगा, 12.27। इस तरह ध्यान रखना। और दोनों यूनिट हमारे किसमें, एंगस्ट्रॉम में है, क्योंकि लैम्डा किसमें होता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। इतनी बात क्लियर, कुछ कुछ अच्छे से समझ आए, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा क्या था, हमारे पास डी ब्रॉगली पेपर। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग इसको रिलेट कर सके थोड़ा बहुत बोर्स मॉडल से, क्योंकि उसके पहले वो भी आया था बोर्स मॉडल, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बता रहा था, n=1 n=2 n=3, लेकिन अब हम यहाँ पे वो n क्या था हमारे पास, वो n था हमारा नंबर ऑफ शेल्स पे था, नंबर ऑफ शेल्स पे था। लेकिन अब की बार तो ये तो वो पार्टिकल, वो नेचर, वो वेव की तरह शो कर रहा है, इसका मतलब वो n हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स। कुछ समझ नहीं है कैसे, और थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमारे पास जो बोर्स मॉडल था वो क्या था, हमारे पास mvr इक्वल टू NH/2 mvr इक्वल टू NH/2 था। अब एक बात है, इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उस 2 पाई को उधर ले जाता हूँ, mv को नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पाई r हो जाएगा, और ये NH अपॉन में क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग ने H/mv हम लोग ने कहीं पढ़ा हुआ है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है लैम्डा इक्वल टू H/mv, यानी अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ने इसकी वैल्यू रखी तो 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। और मैं अगर लैम्डा को अलग कर लूँ या फिर n को अलग कर लेते, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, n के टर्म में फाइंड कर रहे हैं ना, तो n इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग था वो था n अपॉन नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन हमारे पास जो अब है n क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स के अकॉर्डिंग। इतनी बात क्लियर। तो ये था इसका रिलेशन, किससे था, हमारा बोर्स मॉडल था। तो उतना ठीक है, लेकिन आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे आके एंड हुआ है। अब समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है, देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोग ने बहुत बार सुना भी होगा। इतनी बात सिर्फ समझना, जैसे हमारे पास
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, इस तरह सर्कल में रिवॉल्व करता है, एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, लेकिन उसकी हम लोग वेलोसिटी नहीं बता सकते। अरे वो पोजीशन मैंने पी से लिया है, वो मोमेंटम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कह रहा है कि अब मोमेंटम हमारा p इज इक्वल टू एम बी होता है, तो मास उसका फिक्स रहेगा, तो मोमेंटम उसका चेंज, वेलोसिटी उसकी चेंज होती जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे p हम लोग मोमेंटम ले लेते हैं कि हम लोग पोजीशन बताएंगे तो मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, मोमेंटम बताएंगे तो पोजीशन नहीं बता पाएंगे। खैर ये सब कॉन्सेप्ट है। इतनी बात सिर्फ समझना कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक। अब वो चार्ज पार्टिकल, वो माइक्रोस्कोपिक चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो रिंग में रिवॉल्व करता है, तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर बता रहे हैं तो हम उसकी स्पीड को नहीं बता सकते। अगर हम लोग स्पीड बता रहे हैं तो हम लोग उसकी पोजीशन को नहीं बता सकते, वो ये कह रहे हैं। अब कुछ क्लियर हुआ? अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे पहले थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ, बोथ पोजीशन both position and the velocity of or momentum, या velocity कह लो तो momentum कह लो, of a small moving particle like an electron. The principle may be expressed as the product of uncertainty in position x of uncertainty in momentum p is constant। मतलब उन्होंने क्या किया, वो एक चेंज को बता सकते हैं। डेल्टा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक चेंज को बता रहे हैं कि हाँ इस रीजन से इस रीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा पाए जाने की, या इस टाइम पे सबसे ज्यादा मिलेगा। तो वो डेल्टा एक चेंज की बात कर रहे हैं। इस कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज फाउंड टू बी, मतलब इन्होंने इस सब को जोड़ जाड़ के एक इक्वेशन बनाई जो कि हमारा एक डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी है, और उन्होंने कहा या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा इसके h अपॉन 4 पाई। अब इन्होंने 4 पाई भी एक वैल्यू ली हुई है, h भी एक वैल्यू, h हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 into 10⁻⁻²। अब जूल सेकंड में क्या है, इधर भी अगर वैल्यू जूल सेकंड में, क्योंकि क्या है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या आएगा, जूल सेकंड में ही आएगा। क्या आएगा, जूल सेकंड में भी आएगा, क्योंकि ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी, और किसकी बात करेंगे, मोमेंटम यानी वेलोसिटी, यानी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी क्या होता है हमारा मीटर पर सेकंड के टर्म में आता है, वो इसलिए यहाँ पे किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। इतनी बात क्लियर। अब जूल पर सेकंड में है तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के टर्म में देगा, वो कैसे, या तो वो एनर्जी के टर्म में ले लेगा, एनर्जी क्या होती है जूल, और टाइम क्या होता है सेकंड, तो वो इस तरह एनर्जी और टाइम के भी टर्म में ले सकते हैं। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन लिखी मिल सकती है अगर एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है तो। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी बात ध्यान से सुनो, इतनी बात ध्यान से सुनो कि अगर यहाँ पे बताना, खुद ही मुझे बताना, अगर मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मैंने उस पर क्या किया, कोई एक बहुत तेज बीम ऑफ लाइट मैंने पास किया, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन पोजीशन अगर पता चल रही तो मुझे ये नहीं पता होगा कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इसीलिए, बस इसीलिए यही बात है कि हम उसका चार्ज यानी उसका मोमेंटम हम लोग, यानी उसकी वेलोसिटी हम लोग नहीं बता सकते। मार्क्स तो फिक्स है लेकिन हम लोग उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग ने मोमेंटम पता कर लिया, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मोमेंटम फाइंड कर लिया कि उसका स्पीड इतनी है, तो हम लोग को उसका मास यानी वो जो डेल्टा एक्स जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, वो हम लोग को नहीं पता होगा, इसीलिए ये इक्वेशन इन्होंने बनाई थी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डेल्टा एक्स इज स्मॉल, अगर डेल्टा एक्स स्मॉल है तो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है। और डेल्टा पी अगर लार्ज है तो देयर वुड बी लार्ज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग डेल्टा एक्स को फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तो बहुत छोटा होगा, और उसकी पोजीशन एक्यूरेटली अगर मेजर्ड होगी तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं होगा। अगर हम इसको तो मेजर ही नहीं कर सकते, अगर हमने इसको मेजर कर लिया तो हम इसको मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि डेल्टा पी क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग डेल्टा पी अगर छोटा है, हम लोग ने किसी तरह उसको मेजर कर लिया, यानी इसकी स्पीड को पकड़ लिया, तो हमें इसकी स्पीड तो मेजर होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स वुड बी लार्ज, वो बढ़ता जाएगा, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, फटाफट चेंज होती जाएगी, और उसकी पोजीशन हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी, इसका मतलब यानी एरर फॉर्म में क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। यही है हमारा क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड करना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो 7.5 मार्क्स का आंसर आया कि व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिफाइन, या फिर क्या कहते हैं कंप्लीट, या फिर डिस्क्राइब इन अ ब्रीफ मैनर, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, तो भी आपको बहुत अच्छे से रहेगा, मार्क्स मिलेंगे।
अब एक बार ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। अब इक्वेशन को अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो हमने क्या किया, ये जो एच बार होता है, ये एच बार होता है एच अपॉन 2 पाई को। अब यहाँ पे एच बार की जगह मैंने उस क्या किया, 2 पाई को वैल्यू पुटअप किया, तो हमको क्या मिला, एच अपॉन 2, एच बार अपॉन 2। मतलब सिर्फ इस वैल्यू को क्या कहते हैं, मैंने उठा करके उधर पुटअप किया एच की जगह, तो मुझे क्या मिल गया, एच बार अपॉन 2 मिल गया। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एच बार क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। सिंपल सा, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में देखें, मतलब चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी के बीच में अगर देखें, तो कैसे देखेंगे, हमको पता है P इज इक्वल टू mv होता है, मोमेंटम होता है। तो मैंने, अब हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा P चेंज हो गया, मास तो फिक्स रहेगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मैंने क्या किया, मोमेंटम की जगह m डेल्टा v रख दिया। तब मैंने क्या किया, m को नीचे उतार दिया, देखो इस तरह। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी यानी डिफरेंस यानी रिलेशनशिप पता चला। तो एक रिलेशनशिप हमारे पास ये भी हो गया। तो देखो एक रिलेशनशिप ये है पहला, दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास ये, और जो सबसे कॉमन रिलेशनशिप था वो हमारे पास ये था। सभी को अच्छे से समझ आया, कोई भी डाउट नहीं आता। तो बस आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से पढ़ते रहना, इसको अच्छे से लगाते रहना। यही है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। अब हम लोग करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में देखा, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का था। उसके बाद हम लोग ने देखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम लोग ने ये देखा। अब इसके हम लोग कर देते हैं कुछ 5 से 6 न्यूमेरिकल्स, ताकि आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि फॉर्मूले का यूज कैसे हो रहा है, फॉर्मूले वैल्यू कैसे पुटअप हो रही है, और कैसे हम लोग उस इक्वेशन से डेरिवेशन जो आखिरी में जो फॉर्मूला आ रहा है उसको यूज भी कैसे करेंगे। क्योंकि हम लोग मेन फॉर्मूला तो यूज हर ही जगह करेंगे, लेकिन उन डेरिवेशन से फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलो और जल्दी से हम लोग अब न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। चलो जल्दी से अब हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी देखना बहुत जरूरी है। हम लोग ने थ्योरी पढ़ लिया है, पक्का ना, पढ़ लिया है ना, वीडियो देख लिया ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मूविंग अ वेलोसिटी, ठीक है, इतनी देर के। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या था वेवलेंथ का, एच इज इक्वल टू, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। मोमेंटम आपको देगा नहीं, क्योंकि उसको फसाना जरूर है, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से आप लोग को मुश्किल में पड़ाएगा जरूर। तो लैम्डा हमें निकालना है। अच्छा एक बात, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, एम भी तो कांस्टेंट है भाई, किसी का मास है तो वो कांस्टेंट है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का मास। इसका मतलब वो चेंज हमेशा किस में देगा, देखो ट्रिक के फॉर्म में समझने की कोशिश करना, वो चेंज हमेशा किस में देगा, वेलोसिटी में। किस में देगा, वेलोसिटी में, यानी v क्या है भाई, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो यूनिट भी जानना बहुत जरूरी है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो उन्होंने लैम्डा फाइंड किया था, एच अपॉन एम वी था। एच की वैल्यू हमारी 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 इन केजी। अगर इसी को हम लोग उसमें लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 28 ग्राम में, ध्यान रखना, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वी वेलोसिटी तो रखनी है, वेलोसिटी रख देते हैं, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, हमको चाहिए वेलोसिटी किसमें, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड। अब अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाते तो 2 जीरो बढ़ाते, सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो 2 जीरो कम करेंगे, तो 2 जीरो कम करने पे 10 की पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब सब कुछ हमने वैल्यूज रख दी, इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे, सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, तो अब उसके लिए हमें चाहिए एक ट्रिक। अब ये ट्रिक हमेशा फॉलो होगी, कैसे, सिर्फ सुनते जाना भाई। इसका मतलब जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, इस वैल्यू को अब हम लोग कहां तक सॉल्व करना पड़ेगा, मुश्किल होगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, क्योंकि हम बताएंगे कैसे, 7.27 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये वैल्यू आप लोग को याद कर लेनी है बहुत अच्छे से, अभी मैं दिखाऊंगा, परेशानी। इसका मतलब कैलकुलेशन इजी हो गया ना। अब कैलकुलेशन अगर इजी हो गई तो न्यूमेरिकल भी इजी हो जाएगा यार। अब एक और बात, हम लोग के पास जो वैल्यूज थी वो हमारी आती थी मेनली वो जूल पर सेकंड में। अरे यार जूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हम लोग लिख लेंगे, तो कोई हमारे पास डाउट नहीं होगा। आप समझ आया, जूल सेकंड थी ना, जूल सेकंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ है, हमारे पास लैम्डा है, मास है, प्लैंक कांस्टेंट है, वेलोसिटी है। देखो एच हमें इतना दे रखा हुआ है, मतलब हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा, अगर मान लो उसने नहीं दिया है तो। वेलोसिटी 10 की पावर 8 थी, सेंटीमीटर में थी, हमने उसको 10 की पावर 6 कर दिया, मीटर पर सेकंड में कर दिया।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को पहले से पता था, 10⁻⁻28 कर देंगे तो वो ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम लोग कैलकुलेशन भी तो करनी है, हम लोग को कंप्यूटर से तेज भी तो निकलना है, हम लोग को स्मार्ट ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि भाई देखो हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का जमाना है। तो यहाँ से क्या आ गया 7.27 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये वैल्यू आएगी इसकी विद यूनिट कन्वर्जन के साथ, ठीक है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे मैंने इसको रखा, नीचे क्या था मीटर पर सेकंड, ऊपर क्या था मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी सेकंड सेकंड मर गया, और ये 1 मीटर से 1 मीटर मर गया। तो वेवलेंथ हमारी मीटर में ही होती है ना, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, तो इसी में होती है। तो 7.27 इंटू 10, ये ऊपर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 -10 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया वेवलेंथ का। समझ आया, बिल्कुल भी टफ नहीं था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करके दिखाओ फटाक से, मतलब 2 मिनट नहीं 2 सेकंड दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट करो। हो गया, चल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी यानी के ई दी रखी है हमें। अच्छा, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फिर उसने एच दे रखा हुआ है। अब की बार हमें एच देखो उसने ज्यादा बोला नहीं है, 6.626 है, या फिर हम इसको शॉर्ट करने के लिए 6.7 भी ले सकते हैं यार भाई, कोई डाउट नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसने सब कुछ दे रखा हुआ है, अब सारी वैल्यूज हैं। अब लेकिन 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 हमें क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच पता है, एम पता है, वी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। वी कहां से आएगा, काइनेटिक एनर्जी से आएगा। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है, इसका मतलब 4.55 इंटू 10⁻⁻25 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मास रख देंगे यहां से, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो वो एम वी में रख देंगे, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, और ध्यान देते हैं। तो हमको पता है ये वेवलेंथ है, मास है, वेलोसिटी है, प्लैंक कांस्टेंट, सर हो गया, ठीक है आगे बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, मास दे रखा है, ये भी ठीक बात है, अच्छे से समझ रहे हो ना, देखते जाना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा हुआ था हाफ एम वी स्क्वायर, मास दे रखा हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड में लिया और वी स्क्वायर को हमने अलग किया, तो हमारे पास ये ऐसे हो गया। अभी ऊपर चला जाएगा 31 ऊपर चला गया, यानी प्लस का 31 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगी। 2 इंटू 4.55 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9.1 आता है, तो 9.1 से ये मर जाएगा, तो 10⁻6 हो जाएगी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 10⁻6, तो वी कितना हो जाएगा 10⁻3। बहुत इजी था, आगे देखते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, अब सबकी वैल्यूज हमने पुटअप कर दी, हमको तो पता है 7.27 टू 10⁻⁻4, ये ऊपर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 10⁻7 मीटर हमारे पास वेवलेंथ आ गई। देख लो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है, तो बस मेरे साथ बने रहना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से इस पे फोकस करो। हो गया, चल आगे ध्यान देते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी हुई है, यानी ये वेलोसिटी की ही तो बात कर रहा है भाई, मीटर पर सेकंड भी ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट ऑन टू है सिर्फ 0.001%, यानी बहुत कम है। इसका मतलब ध्यान दे रहे हो ना, कि अगर हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी पार्टिकल की अगर पोजीशन अगर हम फाइंड करते हैं तो हम उसका मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसका मोमेंटम बताते हैं तो हम लोग उसकी पोजीशंस नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग इन पोजीशन, यानी क्या पूछ रहा है, डेल्टा एक्स पूछ रहा है। तो हमारे पास डेल्टा पी, हम लोग मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई 4 पाई, ठीक है, वो एच बार अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, लेकिन ये हमें 30 मीटर पर सेकंड एक्यूरेट इतना दे रखा हुआ है ना, यानी हमें इसके अकॉर्डिंग इसका 300 मीटर पर सेकंड निकालना है। तो क्या करेंगे, 300 मीटर पर सेकंड इंटू में 1000 कर देंगे, इंटू में 0.001 कर देंगे, तो ये से ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.003। भाई हमें उसके अकॉर्डिंग निकालना है, हमें जो स्पीड दे रखी हुई है ये इतने के एक्यूरेट के अकॉर्डिंग दे रखी है, तो जितना सही है हम लोग उतना ही लेंगे ना। भाई एक बात बताओ, अगर मार्केट में तुम लोग कोई सामान लेने जाते हो, वो कहता है भाई ये इतना सही है और ये उतना अच्छा नहीं है, ये खराब, तो अगर तुम्हें नीड है तो उतना ही सामान लोगे ना जितना अच्छा होगा, जबरदस्ती थोड़े ले लोगे। तो इसीलिए हम पूरी स्पीड थोड़े लेके चलेंगे, जितना एक्यूरेट है हम लोग उतना ही लेंगे। तो उसमें इतना एक्यूरेट कितना था, 0.003% था, तो हमको क्या मिल गया, डेल्टा वी मिल गया। भाई हम लोग को एक चेंज मिला ना, कितने से इतने तक सही है, बस देखो सब कुछ वही था, मास था, प्लैंक कांस्टेंट था हमारे पास, डेल्टा वी था,
तो हम लोग ने मास पुटअप करेंगे। देखो हम लोग क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है, तो h अपॉन 4 पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 या 22/7 भी रख दो यार। तो यहाँ पे डेल्टा भी हमारे पास कितना आ गया, 0.003 आ गया। और मास हम लोग को 9.1 है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, और 9.1 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 7.27 आ जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे, तो ये देखो 0.03 हमने रख दिया था, और यहाँ पे कितना आया 6.62 आया इंटू 10⁻34, और 9.1 इंटू 10⁻31 वैल्यूज रखी हम लोग ने पुटअप किया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ये हमारे पास है, हम लोग ने क्या किया, इसको यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम लोग इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को ये पूरा मिलता है, ठीक है। अब इतना जीरो था तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने ऊपर भेज दिया, तो 10 की, देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले को तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, पॉइंट ऊपर भेज दिया तो 10⁵ हो गया, तो ये ऊपर कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 को 727 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब सिंपली कैलकुलेशन करोगे तो 0.0913 लेकिन हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बाद यानी कोई भी एक वेरिएबल डिजिट के बाद ही पॉइंट आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 1.93 इंटू 10⁻², क्योंकि पॉइंट जब भी इधर शिफ्ट करेंगे ना तो माइनस में आएगा। अब कैसे, देखो पॉइंट मैंने नीचे गिराया तो मुझे कितने जीरो तक गिराना था, 2 डिजिट तक गिराना था, तो मैंने इसको क्या किया, नीचे गिराया तो 10⁻² हो गया, तो अब ऊपर भेजेंगे तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखो, पॉज लो, वीडियो पॉज करो, मतलब स्टार्ट करो जल्दी से। हो गया, ठीक है। फिर से कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, भाई मेरे वो यही पूछ ही सकता है, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। वो हमेशा या तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को उठाएंगे या फिर क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को उठाएंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा हुआ है, अच्छा ग्राम में दे रखा हुआ है, हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें, उसमें 10⁻31 हम इसको लेंगे, क्यों, हमें स्टैंडर्ड चाहिए। दैट द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स इतना, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स इतना कह रहा है। एक बात बताओ, स्पीड दे रखी हुई है ना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी रखी, 40% दे रखी, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी हुई है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, और देखते हैं फटाक से जल्दी से। ये देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको इतना दे रखा हो, क्योंकि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है विद 40% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 40% है, तो परसेंट रहा है नीचे 0 आया, मतलब 100 आया। और कितना स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना हमारे पास हो गया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग रख देंगे सारी वैल्यूज को, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻31, वैल्यूज पूरी सॉल्व करी, हमारे पास इतना आया। नीचे हमारे पास इतना सा बचा था, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा, इसको इससे कट करेंगे तो 6.06 आ जाएगा। समझ आया, बिल्कुल भी टफ नहीं था, देख लो जल्दी से इसको एक बार अपनी आंखों से, ठीक है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब हम लोग। अब माइक्रोस्कोपिक, अच्छा पॉज कर दें, चलो पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम है, हमें मीटर में चाहिए वेवलेंथ, तो 0.1 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, यानी फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई। इन्वॉल्व इन मेजरमेंट इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, सब कुछ दे रखा है, फटाक से वैल्यूज पुट अप करोगे, तुम खुद ही अब निकाल लोगे, कोशिश करो, ट्राई कर लिया होगा आई होप। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्या था, 0.1 हम लोग को दे रखा हुआ है, क्या हम लोग को दे रखी हुई यहाँ पे 0.1 अनसर्टेनिटी, यानी डिस्टेंस दे रखा हुआ है, यानी उसकी पोजीशन लोकेट करी है उन्होंने। अगर पोजीशन लोकेट करी है यानी हमारे पास डेल्टा एक्स बता रहे हैं, ठीक है। डेल्टा पी यानी मास हम लोग ने ओपन कर लिया, तो देखो मास रख दिया। डेल्टा वी हमें नहीं पता क्योंकि अनसर्टेनिटी किसमें है अभी हमारे पास, मास में, वो वेलोसिटी में, तो हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻24, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा, 4 पाई है। तो हम सारी वैल्यूज को हम नीचे शिफ्ट करेंगे, इस तरह देख लेते हैं यहाँ पे, देखो सारी वैल्यूज को हम लोग ने इस तरह नीचे शिफ्ट किया, हमारे पास आ गया। अब ये और ये तो हमारे पास 7.27 इंटू 10⁻⁻4 तो हो ही जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो पूरा हो ही गया, बस जितना आएगा ऊपर 10 की पावर हम लोग ऊपर भेज देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। समझ गया ना भाई, ऊपर 7.27 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3.414 को मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 0.1 को मल्टीप्लाई कर, ये तो 0.4 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई कर दोगे,
बाकी 10 की पावर -10 ऊपर भेज दोगे तो 10 की पावर ऊपर कितनी थी -4 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 आ जाएगा। बाकी सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, देखो 10 की पावर -6 तो आ भी गया। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लो, पॉज करो फिर बताओ। हो गया, ठीक है। अ क्रिकेट बॉल वेइंग 100 ग्राम इज टू बी लोकेटेड, फिर से 0.1 इंटू 10 की पावर -9 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पूछ रहा है, 100 ग्राम मास दे रखा हुआ उसने, ठीक है, मास दे रखा हुआ है, यानी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग लिख चलेंगे, हम लोग मास अपने पास से नहीं रखेंगे। देखते हैं, देखो मास हम लोग को दे रखा हुआ है केजी में, वो तो हम लोग चेंज कर ही लेंगे क्योंकि हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में चल रहे हैं। तो डेल्टा भी हमारे पास, हम लोग ने सारी वैल्यूज को अलग कर लिया, इधर आ गया। हम लोग को एच दे रखा हुआ है, 4 दे रखा हुआ है, पाई दे रखा हुआ है, डेल्टा एक्स अभी हम लोग ने देखा 0.1 इंटू 10 की पावर -30 सॉरी -10, क्योंकि बनेगा स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। और हम लोग को ये क्या दे रखा हुआ, मास दे रखा हुआ है, सारी वैल्यूज को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया। फिर से हमारे पास क्या कहते हैं, अच्छा आपकी बात तो नहीं करना है ना, तो ऊपर 10 की पावर ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर -24 हो जाएगा। फिर ये पॉइंट को ऊपर भेज देंगे तो 10 की पावर क्या कहते हैं -23 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलो। अब जल्दी से ये वाला भी क्वेश्चन मुझे जल्दी से करके बताओ कि कैसे करना है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए एक काम करूँ, होमवर्क रख दूं, कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि स्पीड भी दे रखी हुई है मीटर पर सेकंड में, उसकी अनसर्टेनिटी इतनी दे रखी हुई, यानी उसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व करोगे। इससे पहले ही वाले जस्ट की तरह पोजीशन निकालनी है, प्लैंक कांस्टेंट तुम लोग खुद से रख लोगे, मास तुम लोग खुद से रख लोगे, टोटल वैल्यू 7.27 हो जाएगी, इंटू 10 की पावर -4 कर दोगे, जिसमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड रहेगा, तो तुम्हारे पास पोजीशन वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, कोई डाउट तो नहीं है यार, बहुत इजी है ना, हो जाएगा ना। अगर नहीं होता है तो तुम मुझे बताना, मैं खुद कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताऊंगा कि उसको कैसे करना है, नहीं तो उसकी एक अगली वीडियो बता दूंगा तुम लोग को। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। तो न्यूमेरिकल समझ आए कि कैसे करने, बीएससी में भी, और अगर 12th में भी अगर न्यूमेरिकल आते हैं, क्लास 11 का चैप्टर तो अगर आते हैं तो बताना, कि अगर आप लोग कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को सिलेबस कराने की और उनके साथ उसके न्यूमेरिकल्स कराने की। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।